नमस्कार। जीएस एग्जाम एज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आरआरबी जेई/एनटीपीसी 90 डेज सीरीज का आज है डे 9 और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प वंश के बारे में, खिलजी वंश। तो चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये वो दौर था जब दिल्ली सल्तनत में एक युग का अंत हो रहा था और एक बिल्कुल नई, कह सकते हैं एक तरह की क्रांति की शुरुआत हो रही थी। साल था 1290। दिल्ली का सिंहासन समझिए कि एक तरह से खाली पड़ा था। बलबन की वो जो लोहे जैसी पकड़ थी ना, वो अब जा चुकी थी। दरबार में बहुत कमजोरी आ गई थी और सत्ता में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस खालीपन को भरेगा कौन? दिल्ली की गद्दी पर अगला सुल्तान कौन होगा? और बस यहीं से इतिहास एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। इस खालीपन को भरने के लिए मैदान में उतरता है एक नया तुर्क अफगान योद्धा कबीला और यहीं से स्थापना होती है खिलजी वंश की। इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब ये जो थे ना, ये एक बूढ़े, काफी उदार और बहुत ही दयालु किस्म के शासक थे। लेकिन सोचिए, उस क्रूर दौर में जहां तलवार ही सब कुछ थी, वहां ज्यादा दया को अक्सर सत्ता की कमजोरी मान लिया जाता था। जलालुद्दीन ने तो अपने खिलाफ विद्रोह करने वालों को भी माफ कर दिया और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। और इसका नतीजा था एक बहुत बड़ा धोखा। साल 1296 में उन्हीं के अपने बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या कर दी। रहमदिली का वो छोटा सा दौर खत्म हुआ और दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा ताज रखा गया जो खून से सना हुआ था। और अब शुरू होता है अलाउद्दीन खिलजी का दौर। एक ऐसा सुल्तान जो बेहद क्रूर था, जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी और जिसके दिमाग में अपने साम्राज्य का एक बिल्कुल साफ सुथरा नक्शा था। देखिए, सुल्तान बनते ही उसके इरादे बिल्कुल साफ थे। उसे चाहिए था असीम साम्राज्य विस्तार। वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज, हर विद्रोह को कुचल देना चाहता था। मंगोलों का जो खतरा था, उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था और हाँ, सारी की सारी ताकत सिर्फ अपने हाथों में चाहता था। और जानते हैं, उसने अपने इन इरादों को पूरा करने में जरा भी देर नहीं की। सबसे पहले उसने उत्तर भारत को जीता। गुजरात, रणथंबोर, मालवा और चित्तौड़, एक के बाद एक सब उसके कदमों में थे। फिर उसने अपने सबसे काबिल जनरल मलिक काफूर को दक्षिण भारत की तरफ भेजा। देवगिरी, वारंगल, मदुरै, ये पहली बार था जब दिल्ली सल्तनत का असर इतनी दूर दक्षिण तक पहुंचा था। लेकिन अलाउद्दीन की जीतों की लंबी लिस्ट में से जो कहानी सबसे ज्यादा मशहूर हुई, वो है चित्तौड़ की 1303 की वो घेराबंदी, जिसने इतिहास और लोक कथा दोनों को ही हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी के 3 अहम किरदार हैं: अलाउद्दीन खिलजी, चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह और रानी पद्मावती। अब यहाँ पे एग्जाम के लिए एक बहुत जरूरी बात को समझना होगा, वो है इतिहास और लोक कथा के बीच का फर्क। देखिए, इतिहासकारों के मुताबिक चित्तौड़ पे हमला अलाउद्दीन की साम्राज्य विस्तार की नीति का एक हिस्सा था। उस समय के इतिहासकार अमीर खुसरो ने इसका जिक्र भी किया है। वहीं दूसरी तरफ रानी पद्मावती को पाने की जो कहानी है, उसका जिक्र मलिक मोहम्मद जायसी की किताब पद्मावत में मिलता है, जो इस घटना के लगभग 200 साल बाद 1540 में लिखी गई थी। तो कहानी तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन एग्जाम के लिए हमें तथ्यों पर ज्यादा ध्यान देना है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए 2 राजपूत परंपराओं को जानना बहुत जरूरी है। एक है जौहर, जिसमें राजपूत महिलाएं दुश्मन के हाथों अपमानित होने से बचने के लिए एक साथ आग में कूदकर अपनी जान दे देती थीं। और दूसरा है साका, जब जौहर हो जाता था तो पुरुष केसरिया बाना पहनकर अपनी आखिरी लड़ाई के लिए निकल पड़ते थे, ये जानते हुए कि अब लौटना नहीं है। और 1303 में चित्तौड़ के किले में ठीक यही हुआ। जब हार निश्चित हो गई तो रानी पद्मावती के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने जौहर किया और उसके बाद रावल रतन सिंह और उनके सभी योद्धाओं ने साका किया और युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। और इस तरह चित्तौड़ का किला अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में आ गया। लेकिन अलाउद्दीन सिर्फ एक क्रूर विजेता ही नहीं था, वो एक साम्राज्य का निर्माता भी था। उसकी असली विरासत उसकी जीतों में नहीं, बल्कि उसके उन प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों में है जो उसने लागू किए। और ये हिस्सा एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है।
वो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखी। उसने घोड़ों को दागने की दाग प्रथा शुरू की ताकि अच्छे घोड़ों को बदला ना जा सके, और हर सैनिक का पूरा हुलिया लिखने की चेहरा प्रणाली बनाई। इन सबसे उसकी सेना बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और असरदार हो गई। आर्थिक मोर्चे पर तो उसने कमाल ही कर दिया। उसने बाजार नियंत्रण नीति लागू की, मतलब हर जरूरी चीज की कीमत सरकार तय करती थी। जमाखोरी और कालाबाजारी पर उसने पूरी तरह से रोक लगा दी। उसने जमीन को नपवाकर टैक्स लेना शुरू किया और टैक्स को उपज का 50% तक बढ़ा दिया, जिससे सरकारी खजाना हमेशा भरा रहता था। तो अलाउद्दीन ने एक बहुत ही मजबूत फौलादी साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन उस साम्राज्य का क्या होता है जो सिर्फ एक इंसान की शख्सियत पर टिका हो? 1316 में अलाउद्दीन की मौत के साथ ही इस आलीशान इमारत में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। वो बेशक एक महान विजेता था, लेकिन उसका कोई भी उत्तराधिकारी उसके जैसा काबिल नहीं निकला, और यही खिलजी वंश के पतन का सबसे बड़ा कारण बना। आप देखिए कि कैसे सिर्फ 4 सालों में सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 1316 में अलाउद्दीन की मौत हुई तो पहले एक बच्चे शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बिठाया गया। फिर आया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, एक ऐसा अयोग्य और अय्याश शासक जिसने अलाउद्दीन के बनाए हर सिस्टम को तोड़कर रख दिया। और आखिर में सत्ता खुसरो खान के हाथ में आई। लेकिन बस कुछ ही महीनों बाद 1320 में गाजी मलिक, जो बाद में ग़ियासुद्दीन तुगलक के नाम से सुल्तान बना, उसने खुसरो खान की हत्या कर दी, और इस तरह खिलजी वंश का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। तो खिलजी वंश की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या एक व्यक्ति की ताकत और काबिलियत पर बनाया गया साम्राज्य हमेशा ही ढह जाता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए GS एग्जाम एज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में।